तो चलो भाई, आ गए हैं, रात के बज रहे हैं 12 और कल मतलब यानी कि आज 17 फरवरी आप लोगों का मैथ्स का पेपर है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये कुछ जिन बच्चों ने कुछ नहीं करा अभी भी डर लग रहा है कि कैसे पास होंगे, तो बस ये इतने कर लें वो, और इस वीडियो को करके चले जाएं सुबह, और फिर आप लोग हो जाएंगे पास। बट साल भर पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। एनीवे शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऐसा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन ये है कि जब एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करते हैं तो एलसीएम एचसीएफ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि एक फॉर्मूला दे रखा है आपको कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ये फॉर्मूला है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, जल्दीबाजी में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, तो इसमें आपको क्या करना है कि एलसीएम ये लगा लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला आ ही रहा होता है पेपर में, तो आपको ये करना है। देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है, एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 360, तो एलसीएम की जगह वैल्यू क्या डालोगे 360। एच सी एफ इज 24, तो एच सी एफ की जगह क्या डालोगे 24, ये रहा मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई लगा दिया। उसके बाद कह रहा है वन ऑफ द नंबर्स इज 120। अब क्या कह रहा है, नंबर क्या है 120 है एक, और दूसरा आपको पता नहीं जिसको आप क्या मान लोगे x। तो अब ये आप देखो कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 360 अपॉन 120, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 3 सा 136, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया 24 इंटू 3, 4 3 12, 1 3 2 6 1 7, तो ये 72 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्या था, सेकंड नंबर था, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए पेपर में मिल सकता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर कुछ चेंजेस ये हो सकते हैं कि आपको दोनों नंबर दे दे यहाँ पर, और आपसे एलसीएम पूछ ले या एचसीएफ पूछ ले, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर भेजने वाला काम है जो कि आप कर लेंगे। बट हाँ, मेन चीज़ क्या है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल कर लेना अच्छे से। अच्छा ठीक है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली अपने पास एमसीक्यू में देखने को मिलता है। ये एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको एक एक्स दे रखा है कितना पी स्क्वायर क्यू आर, और वाई इज इक्वल्स टू दे रखा है पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ चेक करो कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लेकिन इसका उल्टा करना है आपको, ये हाईएस्ट होता है तो इसकी क्या लेनी है आपको, लोएस्ट पावर लेनी है। क्या करना है, लोएस्ट पावर। तो आप ऐसे आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। और ये जो लोएस्ट है तो इसमें क्या करना है आपको, हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर क्या करोगे आप लोग, हाईएस्ट पावर कंसीडर करोगे। अच्छा, ये पावर कंसीडर कैसे करनी है ये भी देख लो। मान लो पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में हमें सेलेक्ट क्या करना है, लोएस्ट पावर, ठीक है। तो पी की देखो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पी क्या करेंगे हम, लोएस्ट वाली, क्लियर। अच्छा क्यू की सिलेक्ट करो, देखो क्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्यू इन दोनों में से कौन सी लोएस्ट है, 2 वाली। आर, आर ये वाली है लोएस्ट, ये हो गया आपका एचसीएफ, हो गया ना फ्री के एक नंबर। और एलसीएम निकालना हो तो ये एल से क्या होता है लोएस्ट, लेकिन करना क्या है इसका, हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट आप कैसे लोगे, देखो पी स्क्वायर बड़ा है या पी बड़ा है, देखो पी स्क्वायर, इसमें पावर देखो 2 और 3 है, क्यू की 3, आर की देखो 3, ये आपका क्या हो गया एलसीएम। तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया क्योंकि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार भी। हाँ, ए बी सी कर सकते हैं इसकी जगह पे, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है ये, ठीक है। तो और बाकी के जो रियल नंबर के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिए हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो सिर्फ याद करने वाला पोर्शन है कि हाँ इनको सिर्फ याद करना, तो ये वाला जो आपका पोर्शन है इनको लर्न वाला वो ये है, ये कंपोजिट नंबर वाला, ठीक है। और उसके बाद ये 6n, इसमें फैक्टर बताना होता है आपको। यहाँ पर 2 और 5
आना चाहिए। अगर 2 5 आ रहा है तो 0 पे एंड करेगा, देखो पूछ रहा है ना डिजिट 0 पे, तो 2 और 5 आ रहा है तो 0 पे एंड करेगा। अगर नहीं आ रहा 5 में या 2 में से कोई एक, तो वो 0 पे एंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो ये भी रटने का था, तो मैंने ये, अब लिखने का टाइम है नहीं इतना कि लिखें, बट हाँ आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका, देखो ये √5 इज रैशनल, सबको पता है कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आता ही आता है पेपर में। हाँ क्या हो सकता है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, √5 है, √3 कर सकता है, √2 कर सकता है, ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और बाकी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए थे अपनी पिछली वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो डाली थी मैंने, उसमें बाकी वेरिएशंस के भी क्वेश्चन बता दिए थे कि किस तरीके के आ सकते हैं। तो मेजरली आप अभी ये दो याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, ये आपका थेल्स थ्योरम, छोड़ो बाद में बताएंगे जब ट्रायंगल्स पाएंगे। अभी रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर से, आपका रियल नंबर से ये जो था वो मैंने बता दिया, ये आपको करना है, ठीक है। चैप्टर 5 एपी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लास्ट टर्म पे क्वेश्चन पूछ ले। और लास्ट टर्म के लिए सबको पता है कि अगर आपको एपी ये दे रखी है 3, 8, 13 और 253, अब लास्ट से, मतलब लास्ट तो ये है, लास्ट से 20th टर्म पूछ रहा है ना। तो इसके लिए सिंपल सी क्या ट्रिक है कि आप क्या करो, यहाँ से जो है इसको एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ये आपने एपी उल्टी कर दी, तो अब मेरे को यहाँ से 20वीं टर्म चाहिए थी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ यहाँ से 20वीं टर्म चाहिए। अब मेरे को एपी सीधी मिल गई, तो एक मेरा काम आसान हो गया कि हाँ चलो सीधी से हम फेमिलियर हैं, हम काफ़ी टाइम इसी से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा। तो ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका यहाँ पर 253, डी क्या हो जाएगा आपका, देखो 8 - 13, आपको पता है ना कि पीछे वाले में से, मतलब आगे पीछे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 8 - 13, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -5। तो ए आपके पास 253, डी आपके पास -5 आ गया है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, एन आपको 20 दे रखा है, 20th टर्म निकालनी है, एन इज इक्वल्स टू क्या है, 20 है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू a+n-1 डी। तो ए एन आपको यही निकालना है, और ए क्या है आपके पास 253 प्लस एन कितना है आपका 20 -1, और डी कितना है -5, ठीक है। तो बेसिकली इसका आप ये कर लो कि 253 प्लस, मैं इसको फटाफट से कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, 95 इज इक्वल्स टू प्लस 253, ठीक है, 348। तो ऐसे आपको ये करना है। आपको 20th टर्म पूछी थी लास्ट से, तो आपकी क्या आ गई है, 348, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, तो आप इसको कर लीजिएगा। एक मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि ये मिडल टर्म वाली है, और अच्छा मिडल टर्म वाली भी है बाद में, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये कह रहा है डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16, ठीक है, कोई बात नहीं, कह रहा है थर्ड टर्म, तो मैंने ये बताया है कि थर्ड टर्म जब भी आपको बोले तो सीधा आंख बंद करो और a+2d लिख दो, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 16, जितना बोलेगा उससे एक कम करके लिख देना। अब ए एन का फॉर्मूला आप लगाओगे, लंबा चौड़ा करोगे, कोई फायदा नहीं। थर्ड लिखा तो सीधा लिखो a+2d इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। फिर क्या करा है, एंड द सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म का मतलब a+60, मैंने अभी बताया एक कम करके लिखो, ठीक है। एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब कि पांचवें टर्म से 12 ज़्यादा है। अगेन ये वीडियो सब उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और पास होना चाह रहे हैं एग्जाम में, बोर्ड में, तो ये उन बच्चों के लिए कि आराम से वो 20 दिसंबर यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म में 12 ज़्यादा है, ठीक है, तो a+4d इसका लिख दिया फिफ्थ का, और +12, ठीक है। +12 क्यों, क्योंकि एक्सीड कर रहा है ना, 12 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 4d इधर जाएगा, तो ये बचेगा 2d इज इक्वल्स टू 12, डी आ गया आपका 6, ठीक है। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द एपी, तो कोई नहीं, इस 6 की वैल्यू मैं इधर डाल देता हूँ डी में, क्या हो जाएगा आपका
a plus 12 equals to 16, a is equals to 16 minus 12, a is equals to 4। तो a आपका 4 है, d आपका 6 है, तो a हो गया 4, 6 ऐड करेंगे 10, फिर 16, फिर 22, फिर 28, ऐसे सो ऑन आपकी AP हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन एक है। और मैं आपको कह रहा था इसके मिडिल टर्म की बात, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ठीक है, अभी थोड़ा सा स्पेस हो गया। ठीक है, तो मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अच्छा, मिडिल टर्म क्या होता है? आपको पता है कि मिडिल टर्म की बात कर रहा है, मतलब कि बीच का टर्म, इनके बीच में कहीं पे आ रही हुई कोई टर्म। ठीक है, AP हमें पता है भाई, a इज इक्वल्स टू 6 है, और an इज इक्वल्स टू 230 है, मतलब लास्ट टर्म भी 230 की बात होती है वो। ठीक है, और अगर d की बात करें तो 13 माइनस 6 विच इज 7। ठीक है, क्लियर। अब आप ये देखो कि मिडिल टर्म जब भी बात करते हैं मीडियन की, तो हमें क्या पता है कि अब हमें तो ये भी नहीं पता ना कि यहाँ पे टर्म कितनी आ रही है इसके बीच में। तो सबसे पहला काम तो क्या है, हम n फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? फाइंड n। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला, चलो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an क्या है अपने पास? 230 इज इक्वल्स टू a कितना है हमारे पास? 6 प्लस n माइनस 1 हमें पता नहीं है n कितना है, और d आपके पास है 7। तो हो जाएगा 6 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 230। ठीक है, अब ये -7 और 6 -1 और उधर जाएगा +1, 231 इज इक्वल्स टू 7n। 7 से इसको कट करोगे आप तो 7 3 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21, तो n इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया? 33। और ऑड के लिए हमें पता है कि जब भी ऑड नंबर होता है तो उसका मीडियन निकालते थे ना स्टार्ट्स में, आपको पता होगा। तो ऑड नंबर के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं? n प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा? 33 प्लस 1/2 विच इज 34/2। 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा। इसका मतलब कि 17th टर्म जो है, 17th टर्म जो है वो क्या है हमारा? मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म। अब अगर वो बोलता कि भाई सिर्फ बता दो कौन सा टर्म है तो ठीक है, अब वो फाइंड द टर्म भी कह रहा है कि टर्म भी बतानी है। तो 17th टर्म है, हमें ये पता है, तो मैंने ये बताया था कि a17 का आप कैसे लिख सकते हो? a प्लस 16d। d आपका a कितना था? 4 था आई गेस, 6 था, 6। ठीक है, तो a की जगह पर 6 प्लस 16 इंटू कितना? 7। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16 इंटू 7 प्लस 6, ये आपके पास है 1118। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है चीज़? तो ये मैं ये बता रहा हूँ, या तो मिडल टर्म और या तो लास्ट टर्म ये आएगी। केस स्टडी एक आएगी इस पर, तो केस स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बट इन दोनों में से क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि आएगा इसमें। ठीक है, चलो, उसके बाद आ गया ट्रायंगल्स का क्वेश्चन। ये ट्रायंगल्स का क्वेश्चन इंक्लूड करने का इसलिए था रीज़न, क्योंकि ये 1 नंबर के MCQ में, कभी कभी ये 2 नंबर में। ठीक है, ये आपको चमक सकता है। अच्छा ठीक है, देखो दे के रखा है AD/DB इज इक्वल टू 2:3। तो AD क्या हो गया? 2, और DB क्या हो गया? 3। अब देखो क्या पूछा आपसे? DE मतलब इसका अपॉन इसका, ये रेशो पूछा है। अच्छा, पेपर में आपको ये भी पूछ सकता है, ये वाला भी। ठीक है, तो दोनों के लिए रिलेशन बता देता हूँ। अगर वो साइड्स की बात करें, मतलब ट्रायंगल की इस और इस साइड की बात करें, ठीक है, तो आपका पास ऐसा होगा कुछ कि AD, मैं इसी वाले का बेस लेके बता रहा हूँ। ठीक है, AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। क्लियर? ये तो हो गया रिलेशन आपके पास साइड्स के लिए। ठीक है, तो साइड्स में यहाँ पर एक और चीज़ आपको गिवन होगी। ठीक है, और नहीं होगी तो ओवरऑल फिर वो 2/3 का ही रेशो बनेगा। ठीक है, अच्छा, मतलब अगर साइड पूछ रहा है तब तो वो यहाँ पे भी साइड गिवन होगी, और ये साइड्स होते तब तो साइड आ जाती। अब ये रेशो गिवन है 2:3, तो इसका भी रेशो कितना होना चाहिए? 2:3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ वैल्यू डालोगे 2/3 इज इक्वल्स टू AE/EC। तो देखो AE/EC का रेशो भी तो 2/3 आ रहा है ना, इसके बराबर ही आ रहा है।
तो 2/3। बट उन्होंने ये नहीं पूछा, उनको पता था, थोड़े से होशियार बने हो, तो उन्होंने पूछा आपसे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा चलो ये देख लेते हैं, इसको अलग से कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको ये वाला रिलेशन पूछे पैरेलल वाले का, यहाँ मैं लिख देता हूँ पैरेलल, पैरेलल वाले का, इसका और इसका, ठीक है, साइड के साथ, मतलब इस वाले और इस वाले साइड के साथ, या कि इस वाले से, किसी भी साइड से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ए डी बाय ये पूरा, देखो पहला ए डी बाय ये पूरा क्या है, ए बी, ये चीज याद रखना कि इस वाले में पूरा होता है, ए डी बाय ये पूरा, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी ई ये वाला अपॉन बी सी, ठीक है, डी ई अपॉन बी सी। ये चीज क्लियर है। अब आप डाल लो यहाँ पर रेशो, देखो 2, ए डी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ डाल देता हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए, नीचे करूँगा तो दिखेगा 2, और ए बी कितना है 2+3, 2+3 विच इज 5, तो कितना रेशो है 2/5, कौन सा ऑप्शन, क्लियर। ये क्वेश्चन आपको 100% दिखेगा इसमें पेपर में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। मैंने क्वेश्चन वही इंक्लूड करे जो 100% आपको दिखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने प्रॉपर, ठीक है। ठीक है, और अच्छा मुझे एक और चीज़ दिखानी थी ट्रायंगल्स के लिए, क्योंकि अब तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गया, तो मैं दिखा दूँ कि ट्रायंगल्स की जो थेल्स थ्योरम है या बीपीटी थ्योरम है, और ये कन्वर्स वाली, देखो ये कन्वर्स है ना, ये रही, और ये वाली आपकी थेल्स बीपीटी वाली, ये दोनों थ्योरम ऐड कर दी हैं, ये 5 नंबर में आती हैं, आप लोगों को पता है। दिस इज 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। अब कभी कभार ये भी हो जाता है कि 3 मार्कर में पूछ के इसके साथ 2 नंबर का कोई क्वेश्चन एडिशनल ऐड कर देते हैं, तो चांसेस दोनों ही हैं, और मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है सीबीएसई ने, तो ये वाला तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। चलो आ जा, तो क्वेश्चन देखते हैं, 3 मीडियन प्लस मोड प्लस 2 मीन। ये ऐसा क्वेश्चन है, लाइक यू हैव टू मेमोराइज दिस, मतलब रिलेशनशिप है मीन मोड मीडियन का, एम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं ऐसे नॉर्मल आपको बता देता हूँ। उसमें आपको बोल देगा कि देखो भैया, अगर मीडियन जो है वो 5 है, ठीक है, और आपका मोड जो है वो 7 है, तो बताओ कि मीन कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मीडियन, जस्ट एक एग्जाम्पल की बात करिए, ठीक है। तो 3 मीडियन की वैल्यू, इतना तो आप लोग हो नहीं ना बुड़बक, देखो ये पुट तो कर ही दोगे ना यहाँ पर लाके, यहाँ पर वैल्यू ऐसे 3 × 5 इज इक्वल्स टू मोड कितना है 7 प्लस 2 मीन। अब 2 मीन, मीन की वैल्यू है नहीं, कोई नहीं, 5×3 = 15, माइनस ये प्लस का था उधर जाएगा -7 इज इक्वल्स टू 2 मीन, है ना। अब 7×7 = 14, 1 15 कितना हुआ 8 इज इक्वल्स टू 2 मीन, तो 2 से काटा 4, तो मीन कितना आ गया आपका 4। एक नंबर का एमसीक्यू 100%, ठीक है, एक नंबर का एमसीक्यू 100%। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा तो 2 नंबर में भी आ सकता है आपके उसमें, स्टैट्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्लास मार्क की बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेंज और ये सब पूछेगा नहीं क्योंकि 9th क्लास के हैं, तो क्लास मार्क आपसे पूछने के चांसेस हैं कि 1 नंबर में पूछ ले कि लोअर लिमिट अपर लिमिट दे दिया, पूछ ले क्लास मार्क बताओ। तो मान लो कि कोई भी एक है 80 से 100 की क्लास ले रखी है उन्होंने, पूछ लें कि इसका क्लास मार्क क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, जो कि 180 हो जाएगा, बटे 2 कितना हो गया 90, तो 90 के आगे आपका क्लास मार्क आ गया। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। अब ये देख लो कि ये आपका क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी है पूरी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है एफ आई, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट मीन पूछा है, ठीक है, अब
इतना बड़ा वीडियो में नहीं बना सकता कि मैं इसमें स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन वाले भी ऐड करूं, बट मैं डायरेक्ट मीन का आपको समझा देता हूँ कि डायरेक्ट मीन का क्या कंसेप्ट है। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, है ना। तो एफ आई तो ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, और लेकिन एक्स आई क्या है, तो एक्स आई क्या है आपका क्लास मार्क है। अच्छा ठीक है, तो भाई मैं एक्स आई की टेबल यहाँ पर बना लेता हूँ साइड में, ठीक है, ये बना ली एक्स आई, ये लो एक्स आई, ठीक है। तो क्या करें, दो, तो क्या हुआ एक, ये लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। 2 और 4 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 10, 5, 8 से 14 7, तो देखो ऑड रिपीट हो रहा है ना, तो 1 3 5 7 9 11 13, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये आपके बन गए क्लास मार्क। अब एफ आई एक्स आई, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर आएगा आपका एफ आई एक्स आई, क्या आएगा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 13। ऐसे आपको क्या करना है, टेबल बना लेनी है। तो इसका सम कर लोगे, मतलब सम तो कर ही लोगे ना, जोड़ लोगे, और ये एफ आई का इसका सम कर लोगे, इसको जोड़ लोगे, तो ये वाला यहाँ लिख देना, ये वाला यहाँ लिख देना, डिवाइड कर देना, डायरेक्ट मीन आ जाएगा। क्या चीज़ है ये, डायरेक्ट मीन। क्लियर है, चलो बढ़िया। अभी मैं देखता हूँ लास्ट में मोड और अगर मीडियन समझा पाऊंगा तो मीडियन मोड समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड करा है मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 3 मार्कर या 2 मार्कर में, डिपेंड, मतलब डिपेंड करता है उस पर क्वेश्चन के ऊपर कि कैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अब ये मान लो मुझे कि आप कोई भी एक ले लेते हैं, बेसिक सा ले लेते हैं, मोस्टली फ्रैक्शंस वाले आते हैं, ठीक है। तो एक उठा लेते हैं, बताओ कौन सा उठाएं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ये वाला, या छोड़ो ये ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो कॉस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब इसकी देखो कि कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, कॉस 45 की है 1/√2, सेक 30 की है आपकी 2/√3, और कोसेक 30 की आपकी वैल्यू कितनी है 2। क्लियर, तो आपको क्या करना है ये, अब 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम लोगे 2/√3 का, तो क्या हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2√3। अब अगर इसको आगे ऐसे करते, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, बस सिर्फ सिंप्लीफाई कर दोगे, यू विल गॉट योर रिजल्ट, यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। और आपके यहाँ पे जो ये मार्क्स हैं सिक्योर हो जाएंगे। अगर मान लो इनकेस आपके कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो भी यू विल गेट मार्क्स। अच्छा, ये इसकी वैल्यू नहीं याद है तो क्या करें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर याद नहीं है तो मैंने एक वो बताया था ट्रिक, शायद मैंने अपलोड करा है नहीं करा, मतलब आपको और भी मिल जाएंगे वैसे, साइन कॉस टैन और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता, 0 बाय, सबसे पहले तो 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दो और सबको फिर 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो, ठीक है। इन सबको जब सॉल्व करोगे ना तो आपके साइन की वही वैल्यू आएंगी जो आप याद करना चाह रहे होगे, याद नहीं हो रही होगी, ठीक है। उनको करने के बाद इसी का रिवर्स ऑर्डर लिख दोगे तो कॉस बन जाएगा,
और इन दोनों का डिवाइड करोगे, इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों का डिवाइड, तो ये tan की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बाकी के सर कैसे लिखें, कॉसेक का कैसे लिखें, सेक का कैसे लिखें, कॉट का कैसे लिखें, कैसे लिखोगे भाई, ये पता है ना, साइन कॉस टैन अपॉन ये कोसेक और सेक और कॉट है ना। तो ये देखो टैन का ऑपोजिट कौन सा होता है, रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का कौन सा होता है, रेसिप्रोकल सेक, और साइन का कोसेक। तो आपको भी इनकी वैल्यूज का क्या कर देना, रेसिप्रोकल। अगर कॉस 0 है, ठीक है, और इसका साइन का 0 है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है और आ जाएगा। तो ये टेबल अगर आपको नहीं याद होती तो आप एग्जाम में जाके बना सकते हो पहले। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी 100% है। क्लियर। और उसके बाद आप ये सारे याद कर लेना। ठीक है, और इतने याद कर लोगे। हाँ ये देखो थ्योरम, ये थ्योरम जो है ये बहुत इजी है पहली चीज़, और मतलब मल्टीपल टाइम्स 14 15 16 17 19 20 21 22 24 26 इन सब में रिपीट होता आ रहा है। देखो 26 बोल दिया ना, मतलब 26 में रिपीट होगा। चलो ठीक है, तो ये हर बार रिपीट हो रहा था। आप ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही जाओ कि हाँ मतलब आ जाए। देखो 90 डिग्री है, किसी में भी 90 डिग्री बने सीधा RHS लगाओ। ठीक है, ये आपका देखो RHS लग गया। अच्छा ये रेडियस इक्वल है, ये इक्वल है, और उसके बाद क्या है, AO आपको कॉमन दे दिया ये वाला। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया, दो चीज़ कर दी, RHS लगा दिया और CPCT से क्या कर दिया, दोनों टेंजेंट इक्वल प्रूफ कर दिए। अच्छा कभी कभार ये वाला आ जाता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करके आपको ये प्रूफ करना होता है, ये और ये, इसमें तो ये थ्योरेटिकल है तो ये आप रट लेना बस। ठीक है, तो मेनली मैंने वही चीज़ इंक्लूड करी है इसमें जो आप इजीली कर सकते हो, आज रात में भी कर सकते हो, सिर्फ ज़्यादा है नहीं। देखो दो थ्योरम इसके हैं, दो थ्योरम ट्रायंगल्स के हैं, ट्रायंगल्स के एक आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, और ये मीन मोड मीडियन का 1 नंबर यहाँ से बता दिया, 4-5 नंबर मतलब यहाँ से लगा लो कि 3 से 5 नंबर की रेंज है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। क्लास मार्क बता दिया है आपको, क्लास साइज बता दिया है, और मीन मोड मीडियन वाला तो 5 नंबर 6 नंबर आपके 7 नंबर स्टैट से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला है और ये बता दिया है, AP के क्वेश्चन बता दिए हैं, इसमें से भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन आएगा, अब देखो केस स्टडी यहाँ नहीं करा सकते, इतना पॉसिबल है नहीं। अभी देखो कल पे आज कल कह रहा हूँ, मतलब आज ही 17 तारीख है, तुम्हारा पेपर है, और अभी 12:40 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को, और यू विल नॉट बिलीव कि सो रहे हैं सब। तो ठीक है, ये AP के ये क्वेश्चंस देख लेना, ये देख लेना, HCF LCM रिपीट होने के चांसेस हैं। बाकी हैं तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा एक सेक्टर वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो सेक्टर आपको आएगा ये पेपर में। ठीक है, ये सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि भाई NCERT के क्वेश्चंस कर जाओ, तो बाहर नहीं आते। केस स्टडी से क्वेश्चन थोड़े बहुत आ जाते हैं वो, पर मैटर नहीं करता ना, सब चीज़ें सेम ही होते हैं। देखो ये आपका हो गया सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला हमने पता है, θ/360 πr²। ठीक है, रट लो, मतलब ये सेक्टर का है। आर्क में क्या चेंज है, कुछ चेंज नहीं है। आर्क देखो सेक्टर क्या होता है, ये पूरा होता है ना। आर्क ये सिर्फ लाइन होती है, तो लाइन किस में इंक्लूड होती है, पेरीमीटर में इंक्लूड होती है, तो यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, उसके बाद ये सेगमेंट है, सेगमेंट। अब सेगमेंट आप ये देखोगे कि ये है और ये होती है सेगमेंट। तो ये पहले क्या था, ये तो पूरा सेक्टर ही था ना, ये वाला देखो पूरा सेक्टर था। तो सेक्टर का फॉर्मूला लिख दो, θ/360 πr²। अब उसमें से ये ट्रायंगल अगर माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, तो क्या माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या माइनस करा देखो, तो यही तो बचा अपने पास, ये वाला एरिया, और यही हमारा क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो कुछ नहीं, और आपको देखो यहाँ थीटा गिवन रहेगा हमेशा कि भाई ये 60 डिग्री बना रहा है या ये कितने डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर आपको थीटा 90 बना रहा है ऐसे, तो यहाँ पर आपको थीटा पुट कर देना है, और पाई की वैल्यू जो भी दिया हो 3.1422/7 वो पुट करो, रेडियस आपको दिया होगा, बस सीधा वैल्यू पुटिंग है सीधा। यहाँ पे भी सेम,
अच्छा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लगाओगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए देख लेना, आपको दो ही केस मिलेंगे, या तो 60 डिग्री या तो 90 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री मिला तो इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 ए स्क्वायर, ये इक्विलेटरल के लिए लगा देना यहाँ पर सीधा सीधा। ठीक है, और अगर 90 मिला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना, ये वाला। बस खत्म आपका क्वेश्चन, खत्म। मतलब आराम से ये कर लोगे, यहाँ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एनी विच वेज, एक्चुअली मैं एक आध क्वेश्चन भूल गया इसमें ऐड ऑन करना, जो भी मुझे अचानक से याद आया, तो मैं ऑलमोस्ट मैंने वो वाली वीडियो कट कर दी थी, बट स्टिल एक मुझे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कराना था आपको। देखो, ये क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को, एलिमिनेशन और या तो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज़ अब आप ये देखो कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जो है, ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। काम होते हैं ठीक है, माइनस ले लेते हैं। चलो, तो एलिमिनेशन में बेसिकली क्या करना होता है, ध्यान से समझो। एलिमिनेशन, आप लोग पबजी फ्री फायर तो खेलते ही होंगे, तो आप लोगों को पता है एलिमिनेट, प्लेयर को एलिमिनेट कैसे करते हैं, बिल्कुल मार के भगा दो, है ना। तो अब या तो मैं अगर इस x को भगा दूं यहाँ से, इस इक्वेशन से, या तो इस y को भगा दूं। बट भगाने के लिए मुझे इक्वल चाहिए, स्क्वाड में बंदे पूरे, भाई इधर 2 हैं तो इधर भी 2 चाहिए, इधर 3 है तो इधर भी 3 चाहिए। ठीक है, तो मतलब किसी एक को तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो मैं, चलो इसको कर लेते हैं, y को कर लेते हैं। ठीक है, तो y को इसके बराबर करने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी यहाँ पर 3y आएगा और तभी ये इसके बराबर होगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी नई इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस वाई, सॉरी 3y प्लस 15। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगी, पहले से जैसा था, इज इक्वल्स टू 4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने इसको ही क्यों करा, y को क्यों करा, x को क्यों नहीं करा? क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया था कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर दूंगा। अदरवाइज आप इसको भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत इशू नहीं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सीधे सीधे, और ये हो गया आपका 3 और 2, 5x इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो गया 19, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 19/5। बहुत आसान था। तो x की तो वैल्यू आ गई, y की निकालनी है आपको, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ वापस से। तो x की जगह पे लिख दिया 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5, ये वाला उधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5, तो ये 5 का एलसीएम लेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा 25 माइनस 19 अपॉन 5, तो हो जाएगा 6/5 y की वैल्यू। क्लियर? इसे तो बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जहां पर आपने किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के बराबर करा और वहां से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने सब्स्टिट्यूट वर्ड सुना होगा, जैसे इस टीचर का सब्स्टिट्यूशन लग गया है ना, तो मतलब वो एब्सेंट थी तो इसका सब्स्टिट्यूट लगा दिया। तो सब्स्टिट्यूट में क्या करना होता है कि एक की जगह पर दूसरे की वैल्यू प्लेस कर देनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, और इस इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ। कौन सी इक्वेशन थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन अलग दिखता है ना, ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ सब्स, तो x की वैल्यू क्या थी, मैं वहाँ पर पुट कर दूंगा 2 इंटू में 5 माइनस वाई माइनस 3y अपॉन 4, 5 टू ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 उधर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ तो हो गया 5y, और यहाँ हो गया ये माइनस का 10 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू 6/6।
5। बताओ, अब आप ये देखो y इज इक्वल्स टू 6/5, y इज इक्वल्स टू 6/5। तो एलिमिनेशन लगाओ, सब्सटीट्यूशन लगाओ, आंसर तो सेम आएगा, बट हाँ मेथड थोड़ा सा अलग है। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया था। अब सेकंड में तो सिंपल दोनों का ही सेम है कि इसकी वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट ऑन कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगी। तो इसे इसमें ही डाल देते हैं, इस वाली इक्वेशन में ही, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y की जगह पे क्या डाल दोगे आप, 6/5। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 6/5 इज इक्वल्स टू x। 25 माइनस 6 कितना हो गया आपका, 19/5। और ये देखो x की वैल्यू पहले भी कितनी आई थी, 19/5। क्लियर है। एक तो मुझे ये चीज़ समझानी थी आपको एलिमिनेशन की, ये इसका भी क्या आता है आपको 3 नंबर में क्वेश्चन मिल जाता है एलिमिनेशन का, ठीक है। चलो एक और चीज़ मुझे समझानी थी। अच्छा ये क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक काइंड ऑफ अगर मैं कहूँ तो लैंग्वेज मतलब अगर समझ में आ गई तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल रहता है। वैसे कई बच्चों को ज़्यादा इजी लगता है कि मतलब सिर्फ क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऐसा। तो ये है तो कंपैरेटिव इजी, बट लैंग्वेज की बात है कि किसको लैंग्वेज समझ में आ रही है। और एक और क्वेश्चन बताना था मुझे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, जो कि है आपका इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पैरेलल। ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आपका कोइंसिडेंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है आपका कि a1/a2, देखो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या है, नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये तो आपका हो गया इंटरसेक्टिंग। पैरेलल में क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और कोइंसिडेंट में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पर इनके वेरिएबल्स का आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, ऐसे एक और एक ऐसी, और ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे मैं 1 और 1 मार्क कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छा कंपेयर कर पाओगे फिर, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे आपको ये दो इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में क्या करना है, इसको अपॉन इसको, फिर इसको इस वाले को अपॉन इस वाले को रख के देखोगे। अगर पहले नॉट इक्वल आ गया तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है, अगर इक्वल आया तो तीसरे को रख के देखो, अगर तब नॉट इक्वल आ गया तो पैरेलल है, और अगर नहीं आया, तीनों ही बराबर आ रहे हैं, जैसे कि ऐसा आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, तब आपका कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ पेपर में आती है, एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, वैसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वैसे एमसीक्यू में पूछते हैं। अच्छा तो इसमें एक और चीज़ पूछ लेते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इन इंटरसेक्टिंग लिख रहा था मैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्या सीन भाई, तो कंसिस्टेंट तो वो है जो भाई सॉल्यूशन दे दे, क्या दे दे, सॉल्यूशन दे दे। अब देखो इंटरसेक्टिंग ऐसे कट हो गई तो यहाँ पर सॉल्यूशन देगा, ये कोऑर्डिनेट है। कोइंसिडेंट क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, बट सॉल्यूशंस तो हैं, तो दोनों ही सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट वाला जो पार्ट है वो आपका इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में होगा, ठीक है। और जो पैरेलल वाला है ये आपका कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक तो मुझे ये कंसेप्ट समझाना था, ये आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा 101%। और एक क्वेश्चन मुझे और समझाना है, कहाँ समझाऊँ, स्पेस ही नहीं दिख रहा। चलो यही समझा देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास एक नेचर ऑफ रूट्स करके आता है, इसका भी एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, 1 नंबर। नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज़, एक आपका होता है
चलो ये मैं बाद में लिख दूंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो मेरे से इरेज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, और ये क्या सीन हो गया भाई, पता मैं यूज़ नहीं करता इसको, तो मेरे को ये आता भी नहीं है इतना अच्छे से चलाने। चलो ठीक है, तो ये देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वाला जो है सीन, ये अगर आपका 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, बड़ा जैसे कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट तो नहीं मतलब आ जाए, ठीक है, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, यूनिक रियल रूट्स, ठीक है। अगर आपका ये आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, तो आ जाएंगे सेम या फिर इक्वल रूट्स, ठीक है। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका किसके बराबर आ जाए, छोटा आ जाए, ठीक है, 0 से, जैसे कि -1 -50 ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो पेपर में क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसे इक्वेशन दे देंगे, 4x² + 2x + 5 = 0, तो बताओ कि इसके रियल रूट्स निकलेंगे, नेचर ऑफ रूट कैसा होगा बेसिकली इसका। तो आपको क्या करना है, सीधा लगाना है बी² - 4ac। तो इतने क्वेश्चन करके चले जाओ, हेल्प हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, पास होने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।